नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस ने की मिडनाइट स्ट्राइक। सूरजपोल थाना और डीएसटी टीम 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सरेंडर वाले बयान को लेकर बीएपी उतरी सड़कों पर। अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन, राजनीतिक दलों पर जताया आक्रोश, मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा मिडनाइट स्ट्राइक ऑपरेशन चलाया। सूरजपोल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने देर रात टाउन हॉल के पीछे दबिश देकर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक कार और एक बाइक जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे। इस कार्रवाई के बाद शहर में नशा तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। उदयपुर में अपराध और नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम अब और तेज हो गई है। देर रात सूरजपोल थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के टाउन हॉल के पीछे मिडनाइट स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसने नशा तस्करों के नेटवर्क में खलबली मचा दी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 2 शातिर आरोपों को धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार बरामद की गई, जबकि दूसरे आरोपी के पास से एक बाइक जब्त की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दोनों आरोपी शहर में नशे का जाल फैलाने की फिराक में थे और काफी समय से पुलिस की निगरानी में थे। सही मौके पर इंतजार कर रही टीम ने सटीक प्लानिंग के साथ दबिश दी और आरोपियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। इस पूरे ऑपरेशन की कमान एसपी डॉक्टर अमृता दुहन और आरपीएस सूर्यवीर सिंह की टीम ने संभाली। उनकी रणनीति, तेज एक्शन और सटीक समन्वय के चलते यह कार्रवाई पूरी तरह सफल रही। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस मामले में नशे के बड़े नेटवर्क और सप्लाई चेन से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पुलिस यह भी मान रही कि आने वाले दिनों में इस केस में और गिरफ्तारियां हो सकती है। उदयपुर जिला कलेक्ट्री के बाहर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सांसद राजकुमार रोत के समर्थन में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संसद में आदिवासियों के मुद्दे उठाने पर रोत के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि आंदोलन और तेज किया जाएगा। उदयपुर जिला कलेक्ट्री के बाहर मंगलवार को नारों की गूंज और भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। यह प्रदर्शन लोकसभा में हुई उस बहस के विरोध में किया गया, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी बात रखी थी। बीएपी के उदयपुर जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी ने कहा कि जब सांसद रोत 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर काउंटर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर रोज चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंचते होते तो वे सरेंडर करने वाले की सूची में होते। कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक निर्वाचित सांसद के खिलाफ इस हद की भाषा का प्रयोग न केवल असंसदीय है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की भी खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि क्या दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों को सरकार नक्सल प्रभावित मानती है, और अगर हाँ तो इसकी परिभाषा क्या है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि आदिवासियों
के लोकतांत्रिक संघर्ष को किसी भी तरह से हिंसक विचारधाराओं से ना जोड़ा जाए। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि राजकुमार रोत आज पूरे देश के आदिवासियों की आवाज बन चुके हैं और अन्य 47 आदिवासी सांसदों में ही वे समाज के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं। वे भी चेतावनी दी है कि यदि आदिवासियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ जारी रहा तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के दिया है और राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचे। आज के जो ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें हमारे जो लोकसभा सांसद है राजकुमार जी रोत, उन्होंने संसद में बात उठाई थी। नक्सलवाद पे उन्होंने बातें कही थी कि आज के भारत में, आज के युग में आदिवासियों को कागज़ और कलम से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़नी है, जल जंगल ज़मीन को बचाना है। इसके काउंटर करते हुए अमित शाह जी द्वारा बात बोली गई कि अगर राजकुमार जी रोत आप भी चुनाव लड़के लोकसभा में नहीं बैठे होते तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। इस तरह की जो असंसदीय जो भाषा का प्रयोग किया गया उसमें हमारे समस्त भारत आदिवासी पार्टी में और आदिवासी समाज में गुस्सा है, रोष है कि सरेंडर की जो लिस्ट जो बताई है तो किस आधार पर वो सरेंडर की लिस्ट में होते। क्या दक्षिण राजस्थान में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को जो ज़िला है क्या वो नक्सलाइट से, या अगर नक्सलाइट है तो नक्सलाइट की परिभाषा क्या है। तो इस तरह की जो भाषा का उपयोग किया वो निंदनीय है। उनके द्वारा इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। राजकुमार जी रोत एक आदिवासी सांसद है, भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है। पूरे देश में, पूरे देश की आवाज़, पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़, 5वीं अनुसूची की आवाज़, 6ठी अनुसूची की आवाज़ वो पूरे संसद में उठाते हैं और पूरे पुरजोर तरीके से उठाते हैं। पूरे देश की आवाज़ बन चुके हैं। इस तरह से उनको टारगेट करना और जो वो बोल रहे हैं उनको दबाने का जो ये कृत्य है वो गलत है। और पूरे देश में लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद है, उसमें से सिर्फ हमारे राजकुमार जी रोत ने आवाज़ उठाई। जो बीजेपी के सांसद है उनको वहाँ, जिनका नक्सलाइट से कोई लेना देना नहीं है, आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग नक्सलवादी उन्मूलन का जो ये टॉपिक था उस पे बोल रहे हैं। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस है वो आदिवासी समाज के लिए बोल रही है, तो कंगना रनावत का आदिवासी समाज से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। न ही वो आदिवासी है, ना ही कभी उन्होंने आदिवासियों के बीच में जाके इस तरह की बात की। तो इस तरह से पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश में राजकुमार जी ने एक परचम लहरा दिया। लोकसभा में भी बड़े बड़े अच्छे नेता उनकी तरह बोल नहीं पाते, उसकी वजह से अमित शाह जी द्वारा बार बार काउंटर किया गया। उसका पूरा पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। आज पूरा ज्ञापन इसी बेस पे है। और जो हम 5वीं अनुसूची और पेशा कानून और 6ठी अनुसूची की जो बात करते हैं, बार बार संसद में भी ये आवाज़ उठाते हैं, तो उस पर हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और जो लोकसभा में जो सांसद है बीजेपी के, इस पर आज तक उनके मुंह से कोई भी जू तक नहीं रहेंगे। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। पेशा कानून पे आवाज़ नहीं निकली, 5वीं अनुसूची पे आवाज़ नहीं निकली। FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उस पर हमारे आदिवासियों को जो पट्टे मिलने चाहिए उस पर अभी तक कोई आवाज़ नहीं निकली। जो इस तरह की जो भाषा है नक्सलाइट्स की, वो गलत भाषा उपयोग की हम पूरा विरोध करते हैं। आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे जिला मुख्यालय पर रखा गया और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे। तो हम जो जवाब देंगे पूरे दक्षिण राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, पूरा सफाया कर देंगे, ताकि राजकुमार जी जैसे हमारे जो सांसद है वो और उनके जैसे और सांसद वहाँ जाके बात करेंगे, वहाँ खड़े होकर बात करेंगे, तब जाके इनकी आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जो। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर वकीलों का आंदोलन अब और तेज होता नजर आ रहा है। पिछले 45 वर्षों से चली आ रही इस मांग को लेकर आज बार एसोसिएशन और संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। वकीलों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आने वाले नगरपालिका और पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों को कड़ा सबक सिखाएंगे। उदयपुर की अदालतों के बाहर आज वकीलों का आक्रोश 7वें आसमान पर दिखाई दिया। हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एक सुर में अपनी लंबित मांग को दोहराया। गौरतलब है कि यह आंदोलन कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 4.5 दशकों से हर महीने की 7 तारीख को वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं।
प्रदर्शनकारी वकीलों का मुख्य उद्देश्य मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र की गरीब और पिछड़ी जनता को उनके घर के समीप न्याय दिलाना है। वकीलों का कहना है कि जोधपुर हाईकोर्ट की दूरी अधिक होने के कारण यहां के पक्षकारों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार तत्काल उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच, सर्किट बेंच या कम से कम वर्चुअल बेंच की सुविधा प्रदान करे। अधिवक्ताओं ने प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय दोनों दल अपने घोषणा पत्र में हाईकोर्ट बेंच का वादा तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उदयपुर की इस महत्वपूर्ण मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नेताओं की इसी निष्क्रियता और उदासीनता से वकीलों में खासा रोष है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब वे केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेंगे। आगामी स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर उन्होंने उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। जनजातीय समुदायों और मेवाड़ संभाग के सभी लोगों को एकजुट कर अब एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। वकीलों ने सरकार को आग्रह किया है कि अगर अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम आने वाले चुनाव में भुगतने होंगे। संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से यह धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट बेंच को लेकर किया जा रहा है, जो पिछले 45 वर्षों से सतत जारी है। प्रत्येक 7 तारीख को सभी अधिवक्तागण का बहिष्कार करते हैं। मेवाड़ वागड़ की गरीब जनता को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध हो, जिसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण जो राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके द्वारा लगातार उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है और इस मांग को लेकर दोनों पार्टियों की जो निष्क्रियता है उसके विरोध में हम आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे मेवाड़ संभाग के सभी लोगों को, जनजाति समुदाय को लेकर अधिवक्तागण उग्र प्रदर्शन करेंगे। और अभी जो आने वाले चुनाव है, चाहे वो नगर पालिका के हो या पंचायती राज के हो, ऐसे समय में हमारे द्वारा ये आंदोलन किया जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये जो आंदोलन है, इसके तहत हम हाईकोर्ट बेंच के साथ यह निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं हो तो सर्किट बेंच दे दें, सर्किट बेंच नहीं हो तो आप वर्चुअल बेंच दे दें, ताकि हमारी जो लंबे कई दिनों तक जो सुनवाई जोधपुर नहीं हो पाती है, उसकी सुनवाई हो सके और हम सब अधिवक्तागण इस आंदोलन को आगे आने वाले समय में उग्र रूप देंगे और इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। सब चुनाव आते हैं, कई सारी वादे होते हैं, कई सारी घोषणा होती है, लेकिन आज भी वही मांग जो आप वर्षों से करते आ रहे हैं, तो आगे क्या और रहने वाला है? सर, बहुत ही दुखद विषय है कि दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में यह मांग है, परंतु यहाँ से नेता चुनकर जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हमारी मांग भूल जाते हैं। तो हम अपनी मांग को लेकर, मैं आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सड़कों पे उतरेंगे और इसके गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। उदयपुर के देवाली क्षेत्र में कॉलोनी विवाद अब और गहरा गया है। पहले कुछ महिलाओं ने एक परिवार के खिलाफ शिकायत की थी, वही अब प्रीति गहलोत सामने आई है और उन्होंने भी एसपी से कार्रवाई की मांग की है। प्रीति कंवर गहलोत ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कुछ महिलाओं को नामजद करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। उदयपुर के देवाली क्षेत्र में कॉलोनी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। सोमवार को कुछ महिलाओं द्वारा एक परिवार के खिलाफ एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि देवाली में रहने वाले रंजीत सिंह गहलोत और उनकी पत्नी प्रीति कंवर गहलोत के कारण गली में आए दिन झगड़े होते हैं। अब इस मामले में प्रीति गहलोत भी सामने आई और उन्होंने मंगलवार को एसपी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। प्रीति कंवर गहलोत ने ज्ञापन में इन आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। उनका कहना है कि उनके पति शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है और वे स्वयं यश एकेडमी में शिक्षिका है, जबकि उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और घर पर उनकी
62 वर्षीय सास अकेली रहती है। प्रीति गहलोत ने आरोप लगाया कि कॉलोनी की कुछ महिलाएं उनके परिवार से ईर्ष्या रखती है और नालियों व कचरे जैसे मुद्दों को बहाना बनाकर झगड़ा करती है। साथ ही जातिगत केस में फंसाने और घर खाली करवाने की धमकियां देती है। उन्होंने बताया कि जब सास घर पर अकेली होती है तब उनके साथ गाली गलौज भी की जाती है, जिससे परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। ज्ञापन में प्रीति कंवर गहलोत ने कुछ महिलाओं को नामजद करते हुए आरोप लगाए, जिनमें सुनीता राठौड़, आशा सोलंकी, सुशीला बाई, देवूबाई, कंचन खारोल, पिंकी खारोल और दिव्यांशी सोलंकी के नाम शामिल है। प्रीति कंवर गहलोत ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना सबूत उनके खिलाफ आरोप लगाकर उनकी छवि खराब की जा रही है। पुलिस अब दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुटी है। सर, जो महिलाएं आई थी तो कल तो कुछ हुआ ही नहीं। कल तो मुझे पता ही नहीं कि वो औरतें क्यों आई और उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनके पास क्या प्रूफ है, उन्होंने किस बेस पे वहाँ पे आके ये बोला। मैं खुद प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इस मामले की तह तक जाएं और उन्होंने जो जो झूठ बोला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, प्रूफ ढूंढें और फिर भले ही मुझे टारगेट करें। पर ये झूठ बोला है उन्होंने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और कुछ औरतें हमारी गली की नहीं है सर, उन्होंने झूठ ही वो चली गई हैं। और एक दो औरतों को तो मैं उनमें से जानती भी नहीं हूँ। सास बहू हैं और देवर जेठानी परिवार के ही मेंबर हैं। पूरे मोहल्ले का नाम लिया है उन्होंने। तो मामला क्या है? तो तभी तो मामला सर एक नाली का था, तो हमने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि अगर नाली का मामला है तो आप नगर निगम जाइए, हमसे लड़ाई मत कीजिए। हमने ये कंप्लेन दी चौकी में, पुलिस ने पर्वत सिंह राठौड़ को, उनके परिवार को पाबंद किया। फिर सर थोड़े दिन बाद मैं तो वापस हमारी नॉर्मल जर्नी, स्कूल जाना और घर आना, और ये वापस एक दिन अचानक कोई दूसरी औरत आती है, घर में गाली गलौज कर रही है कि आप मेरी बेटी के लिए कमेंट पास कर रहे हो, और हमें तो पता ही नहीं कि हमने उसके खिलाफ कब कमेंट पास किया। मैंने उनसे कॉल किया, मैंने कहा मेरे घर आइए अपन बातचीत करते हैं, मैंने किससे क्या कहा, तो वो डायरेक्ट गाली देने लगी। फिर मैं चौकी पे गई, मैंने ये चीज़ पुलिस के सामने रखी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ये हमसे लड़ाई कर रही है। मैं घर में नहीं थी, मेरे पीठ पीछे आती है, मेरी बच्चों को और मेरी मदर इन लोग को गाली गलौज करी। पुलिस ने एक्शन लिया, उनको बुलाया वहाँ पे, फिर इन्हें काफ़ी डांटा पुलिस ने इन लोगों को। फिर इन्होंने झूठी कंप्लेंट वहीं पे मुझे धमकी दी रेप की, कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ रेप का केस कर दूंगी। और ये इनकी शादी से पहले मैगवाल थी, फिर इन्होंने भाग के शादी करी है, तो ये बार बार मुझे जातिवाद की धमकी देती कि मैं ST SC का केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर। इन्होंने ये पूरी चौकी वालों के सामने सर कहा है, ये प्रूफ मैं चौकी वालों के सामने भी पेश कर सकती हूँ। और मतलब और जाते जाते टेम्पो से रुक, ऐसे मैं देख लूँगी, तो ये चीज़ भी मैंने पुलिस वालों को दिखाई। इन्होंने पूरी चौकी वालों के सामने सर बदतमीजी की। पुलिस वालों ने सब ने मेरी चौकी में, मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इन्होंने कंप्लेन की, पर क्या मतलब उन्होंने शायद उनको पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही हैं, इसलिए सर ये कल वापस एक नया झूठ लेके कलेक्ट्री पहुंच गई। और अब तो मेरे घर में सर कैमरा लग रहा था, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, इनकी वजह से मैंने कैमरा लगवा दिया है। अब इनके पास मेरे खिलाफ़ कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं अब खुद रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इन्होंने बोला है। उनका आरोप ही है कि आपका भी बहुत से मोहल्लेवासी है, उनको भी काफ़ी परेशान करते हैं। कोई मोहल्ला सर, किसी मोहल्ले में मेरा किसी से लेना देना ही नहीं है सर। मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ, ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मैं किसी से मतलब रखती हूँ। मैं, मेरा घर, स्कूल, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सिर्फ मेरा इतना ही है। बच्ची का आरोप भी है कि वो बता रही है कि मैं कम नंबरों से पास होने के बाद उसकी मम्मी ने चारों तरफ पिटाई बांट कर इस तरह से। बस सर मेरी ये गलती है, मेरी ये गलती है कि सर मोहल्ले वालों ने सब ने मेरी बच्ची को बधाई दी, ये 91% लेके आई। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि लाड़ी सबका मुंह मीठा करवा दो, तो मैंने लड्डू मंगाए। ये दोनों बच्चियाँ गई, सब ने अपने मुंह से मांगा, तो ये दोनों बच्चियाँ सबको मुंह मीठा करवा के। मेरी इतनी गलती है कि मैंने इन बच्चियों से मुंह मीठा करवाया, बस। बाकी मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। कोई पुरानी रंजिश है इनसे क्या? कोई रंजिश नहीं है। मेरी शादी हुई है ना, तब से पर्वत सिंह राठौड़ और इसका परिवार शुरू से ही हमारे घर में मतलब आके दादागिरी करते हैं। ये बात नहीं करते हैं नॉर्मली, ये गाली गलौज करते हैं। इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन की कि अगर नाली का विवाद है, आप नगर निगम जाइए ना, हमारे दरवाजे में आप गाली गलौज नहीं करोगे। हमसे अगर कोई इशू है, आप पुलिस के पास जाइए। सर हम मतलब ही नहीं रखते, इग्नोर करते हैं इन लोगों को। पर ये अब क्या, मैंने कैमरा लगवा दिया, पुलिस से इन्हें पाबंद करवा दिया। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है हमें परेशान करने की, इसलिए इन्होंने ये नई रणनीति रची, लोगों को घर बुलाना, शराब पिलाना, फिर बाद में हमारे साथ अब खड़े हो जाना। आप गए एसपी के पास,
मैडम के पास, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे। ये हुआ था कि जब हम सबकी छुट्टी चल रही थी और हम लोग घर पर थे, तब दादी और हम लोग ही घर पर थे और मम्मी पापा जॉब पे गए थे, मेरी बड़ी दीदी भी जॉब पे गए थे। वो लोग आए और गाली गलौज करना शुरू कर दिया, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोलना शुरू कर दिया। और फिर बाद में जब दादी की तबीयत एकदम बिगड़ गई, उनसे बोला नहीं जाता, सांस फूलने लगी। फिर जब मम्मी स्कूल से, तब मम्मी को हमने जो भी हुआ वो सब बताया। फिर मम्मी ने उनको फ़ोन करके बोला कि जो भी बात है आपस में क्लियर कर लो, बार बार ये गाली गलौज क्यों करते हो। फिर बाद में मम्मी गए पुलिस थाने में, उन्होंने बात नहीं मानी। और फिर जब मम्मी पुलिस थाने में गए तब उन्होंने भड़ास निकालने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी छोटी बहन उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो तो मैं आगे आ गई थी, नहीं तो उसकी उनकी जो सास थी वो चप्पल मारने के लिए बोल रही थी, चप्पल मारने आगे आ गई। उनकी जो मम्मी थी वो बोल रहे थे मैं चाटा मारूंगी, जबकि गाली गलौज खुद कर रहे थे। उनकी लड़की, मेरी बहन है, वो हेल्थ में उसे मोटी मोटी कह रही थी और बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे वहाँ पर उस टाइम पे। ये वो स्कूल वाला क्या मामला है? तो बच्चे स्कूल वाला ये मामला था कि हम सब एक ही क्लास में पढ़ते, तो फिर रिजल्ट निकलता तो रिजल्ट सब बच्चों को पता पड़ जाता है, एंड में सब पूछताछ के कर लेते हैं और उसे रिजल्ट निकालना भी नहीं आता। तो फिर मेरी एक और फ्रेंड है, उसने रिजल्ट निकाल के दिया था। तो जब हम गली में मिठाई बांटने गए तब उन्हीं के घर के जो पड़ोसी है उन्होंने हमें बोला कि आप तुम्हारे तो अच्छे हैं। मुझे दिव्यांशी से ही पता लगा कि तुम्हारे अच्छे, और दिव्यांशी तो 2nd डिवीज़न पास हुई है। उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शिकायत दी गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई स्थानों पर बिना घर घर सर्वे किए ही प्रक्रिया पूरी दिखा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए सर्वे दोबारा कराने की मांग उठाई गई है। साथ ही चेतावनी दी गई कि 1 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्ट्रेट पर धरना और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राज्य में चलाया गया ओबीसी सर्वेक्षण जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट के तहत ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है। इसके लिए 19 बिंदुओं पर घर घर जाकर डेटा जुटाया जाना था, लेकिन कई जगहों पर बिना वास्तविक सर्वे के ही कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति सामने नहीं आ पाएगी, जिससे भविष्य में आरक्षण से जुड़ी सिफारिशें भी प्रभावित होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि 27 अक्टूबर 2025 को परगणकों की नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन उन्हें ना तो कोई प्रशिक्षण दिया गया और ना ही स्पष्ट दिशा निर्देश। यहां तक कि कई जगह उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर सर्वे के लिए भेजने के आदेश भी नहीं दिए गए। इस पूरे मामले को ओबीसी वर्ग के अधिकारों से जोड़ते हुए मांग की गई कि जब तक 19 कॉलम के प्रारूप में जातिगत जनगणना पूरी कर रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं भेजी जाती, तब तक प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम तुलसीराम लोहार है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। आज जो जैसे भाई साहब ने सब बता दिया है, तो मेरा यही कहना है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और टिकट जो बढ़ते हैं, हमारी 65% हमारी भागीदारी है ओबीसी की न्यूज़ की, तो टिकट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। और चुनाव के टाइम केवल ओबीसी वाले नारे लगाने में रह जाते हैं और उनको टिकट भी नहीं दिया जाता है। हमारी यही मांग है, आने वाले चुनाव में भी टिकट 65% हिस्सेदारी के हिसाब से टिकट भी बांटे जाए। अगर ये टिकट नहीं देते हैं 65% तो फिर क्या करें? टिकट या जनगणना नहीं कराते? जनगणना नहीं करा रहे ना, जनगणना कराएंगे तो पता लगेगा कि कितनी कितनी भागीदारी है। तो आपकी क्या योजना है? हमारी योजना यही है कि जनसंख्या की गणना व्यवस्थित तरीके से कराई जाए ताकि उनको पता लगे कि किसकी कितनी भागीदारी है। दिनेश माली और सर ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट, आज हम 40 समाजों के अध्यक्ष और हमारे ओबीसी सब बंधु मिलकर के जो ओबीसी की जो जातिगत गणना भारत सरकार करवा रही है उसकी खामियों के बारे में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने से निवेदन करने आए हैं कि वर्तमान में जो 33 कॉलम की जो सूचनाएं मांगी जा रही है घर घर जाकर परगणकों को द्वारा, उसमें ओबीसी का जातिगत कॉलम नहीं है, जबकि भारत सरकार ने
ओबीसी की जातिगत जनगणना का निर्णय भी लिया गया। हमें ऐसा लगता है कि 2010 के फॉर्म को जो 33 कॉलम का है उसे कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। यह कहीं न कहीं सरकार के लेवल पर त्रुटि हुई है। हम इस त्रुटि सुधार के लिए आज ज्ञापन देने आए हैं कि उसमें 34वां कॉलम ओबीसी का जोड़ा जाए, जिससे वास्तविक जनसंख्या जो हमारी 65% है लोगों को पता चले, भारत सरकार को पता चले और विकास की योजना बन सके। दूसरा ज्ञापन हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से के डायरेक्शन से राजस्थान सरकार द्वारा अभी वर्तमान में एक ओबीसी आयोग बनाया गया। मदन जी भाटी के जो सेशन कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज हैं, उनके अध्यक्षता में उन्होंने एक 19 कॉलम की जानकारी के लिए ओबीसी की स्थानीय पंचायत निकाय चुनाव और अपने स्थानीय निकाय के चुनाव में डेटा कलेक्शन के लिए दिया था। हमारे सभी जिला कलेक्टर महोदय ने पूरे राजस्थान में प्रगणों के आदेश तो निकाल दिए गए, लेकिन उनको न तो कोई ड्यूटी दी, न ही कोई ट्रेनिंग दी, न वो 19 कॉलम का वो दिया, न घर घर जाकर के जनगणना के लिए कहा। इस कारण से आंकड़े एकत्रित नहीं हुए। इसी कारण से ये चुनाव भी आगे बढ़े हैं। तो हमारा आग्रह है समय रहते सभी प्रगणक घर घर जाकर के ओबीसी के आंकड़े इकट्ठे करें और उसकी रिपोर्ट जाए, उसके बाद ही चुनाव हो। अगर ये दोनों ही कार्य नहीं हुए तो ओबीसी शीघ्र ही बहुत बड़ा एक आंदोलन करेगा पूरे राजस्थान में, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। राजस्थान के सलुम्बर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां लसाड़िया ब्लॉक के घाटा और लालपुरा गांव में रहस्यमयी बीमारी ने दहशत फैला दी है। बीते 5 दिनों में मासूम बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। प्रशासन और मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है, जबकि ग्रामीणों ने तुरंत ठोस कार्रवाई की मांग की है। सलुम्बर जिले के लसाड़िया ब्लॉक के घाटा और लालपुरा गांव इन दिनों गहरे सदमे और डर के साए में है। यहाँ एक अज्ञात रहस्यमयी बीमारी ने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। बीते मात्र 5 दिनों में 5 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों में 2 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे शामिल है। दीपक मीणा, सीमा, लक्ष्मण मीणा, काजल मीणा और राहुल मीणा की मौत अलग अलग तारीखों में हुई, लेकिन सभी में समान लक्षण सामने आए: तेज बुखार, ऐंठन और उल्टी। परिजन बच्चों को पहले धैर्यवत सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें प्रतापगढ़, सलुम्बर और फिर उदयपुर के MBGH अस्पताल रेफर किया गया। कई बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि कुछ ने इलाज के दौरान अस्पताल में अंतिम सांस ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM दिनेश आचार्य, BCMHO और अतिरिक्त CMHO सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। बच्चों में ब्लड सैंपल लेकर जांच की जा रही है, ताकि बीमारी के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह कोई वायरल संक्रमण है, दिमागी बुखार या कोई मौसमी बीमारी। उधर ग्रामीणों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उदयपुर के झाड़ोल हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब खेरिया घाटा क्षेत्र में एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया। राहत की बात यह रही कि ट्रक विपरीत दिशा में नहीं गया, वरना वह गहरी खाई में गिर सकता था। यह घटना ने एक बार फिर अधूरे सड़क निर्माण और बढ़ते हादसों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के झाड़ोल हाईवे पर स्थित खेरिया घाटा में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गया। गनीमत रही ट्रक विपरीत दिशा में नहीं गया, अन्यथा वह गहरी खाई में गिर सकता था, जिससे बड़ा हादसा और जनहानि हो सकती थी। यह घटना एक बार फिर नेशनल हाईवे 58 पर चल रहे अधूरे निर्माण कार्य की पोल खोलती नजर आ रही है। खेरिया घाटा और रणघाटी क्षेत्र में सड़क निर्माण लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे यह इलाका हादसों का हॉटस्पॉट बन गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती और अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खराब सड़क, अधूरा निर्माण और सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण वाहन चालकों को हर वक्त जोखिम उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में
हर दिन यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों की जान खतरे में बनी हुई है। फिलहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना प्रशासन के लिए चेतावनी जरूर है कि समय रहते इस मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। राजस्थान में नशे के सौदागरों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन प्रहार के तहत निर्णायक कार्रवाई की है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में टीम ने एक ही दिन में चित्तौड़गढ़, नागौर, बीकानेर और उदयपुर में 5 जगहों पर छापेमारी कर मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में अफीम, एसडीएमए, डोडा, चूरा और गांजा समेत करीब 18 लाख रुपए ड्रग जब्त की गई। पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को दबोच कर उनके नेटवर्क का ध्वस्त कर दिया है। प्रदेश में अवैध नशे के खिलाफ एएनटीएफ की टीम अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में पहली बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शंभुपुरा थाना क्षेत्र में टीम ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर 2 तस्करों को दबोचा। ये तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम लेकर जोधपुर जा रहे थे और पुलिस को चकमा देने के लिए इन्होंने 2 किलो 700 ग्राम अफीम बाइक के एयर क्लीनर में छिपा रखी थी। पकड़े गए आरोपी गौतम दास और बंशीलाल मूलतः नीमच के रहने वाले हैं। दूसरी कार्रवाई नागौर के जैल थाना क्षेत्र में हुई। यहां टीम ने खियाला गांव में दबिश देकर गोवर्धन और भारत कुमार स्वामी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 34 ग्राम से ज्यादा एमडीएमए और नशे की कमाई में 3,21,000 से ज्यादा रुपए बरामद किए। वहीं बीकानेर के नोखा में एनटीएफ के किराए के मकान में चल रहे नशे के कारोबार का भांडाफोड़ किया। आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई को 56 ग्राम एमडी और 14 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश पहले भी एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में नामजद रह चुका है। उदयपुर में भी 2 अलग अलग कार्रवाइयां की गई। पहली कार्रवाई कुरावड़ के भल्लो का छोटा गुड़ा रोड पर हुई, जहां कुलदीप डांगी को गांजे के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई सुखेड़ थाना क्षेत्र के अंबेरी में हुई, जहां अजमेर निवासी राकेश माली को गांजे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि इन सभी कार्रवाइयों में स्थानीय पुलिस थानों का भी विशेष सहयोग रहा। बरामद किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 18 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मुख्य सप्लायरों तक पहुंचा जा सके। एएनटीएफ की इस बैक टू बैक कार्रवाई से प्रदेश में ड्रग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस ने की मिडनाइट स्ट्राइक, सूरजपोल थाना और डीएसटी टीम 2 शातिर तस्करों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। सरेंडर वाले बयान को लेकर बीएपी उतरी सड़कों पर, अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने किया प्रदर्शन, राजनीतिक दलों पर जताया आक्रोश, मांगे नहीं मानने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।